बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील गुरेजा। आज पीर है और तारीख़ है 26 फरवरी। तीन अहम ख़बरें आज हम आपके सामने रखेंगे और उनके ऊपर तबसरा और तज्ज़िया और उसकी जो इनसाइट है वो आपके सामने रखेंगे। पहली ख़बर, आज पंजाब असम्बली का इजलास हुआ और मरीम नवाज़ जो हैं वो वज़ीर आला मुंतखब हो गई। वहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक उसकी जो कार्रवाई थी असम्बली की, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा का बतौर वज़ीर आला पंजाब पहला ख़िताब, वो कितना अहम था, उसमें क्या अहम नुकात थे वो भी आपके सामने रखेंगे और उसके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। ये एक ख़बर होगी। और दूसरी इसके साथ जुड़ी भी जो चीज़ थी वो है पंजाब असम्बली की कार्रवाई। आज कार्रवाई कैसे हुई, क्योंकि इंतखाब भी होना था, वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर की जो ख़बर हमारी है वो सदर आरिफ अलवी साहब ने अपनी, चूँकि उनकी इनिंग्स एंड हो रही है अब बतौर सदर जो उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी, तो अब उन्होंने अपनी एग्ज़िट स्ट्रेटजी जो है आज वो आश्कार कर दी और वो मंजर आम पे आ गई। ये एग्ज़िट स्ट्रेटजी है क्या, वो मैं आपके सामने रखूँगा और इसका मतलब क्या है वो भी आपको बताऊँगा। और तीसरी अहम खबर जो है PTI की मखसूस नशिस्तों का मामला, वो भी आज आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इसी को बुनियाद बनाकर सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया। जो समरी उनको भेजी गई थी उन्होंने वापस भेजी। अब आते हैं पहली खबर की जानिब। आज पंजाब असम्बली का इजलास हुआ और वहाँ पे इंतखाब होना था नए वज़ीर आला पंजाब का। दो मद्दे मुकाबिल थे, मरीम नवाज़ साहिबा नूली की तरफ से और जनाब आफ्ताब साहब वो तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से उनके मद्दे मुकाबिल थे। इजलास शुरू हुआ, कार्रवाई का आगाज़ हुआ और कार्रवाई के आगाज़ पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से पहले शोर शराबा किया गया, उसके बाद वहाँ से वॉकआउट किया गया और वॉकआउट के बाद उन्होंने इजलास का बायकॉट कर दिया। ये स्ट्रेटजी उनकी कितनी अच्छी थी पॉलिटिकली और कितनी बुरी थी, इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद जो कार्रवाई थी वो आगे बढ़ी और कार्रवाई तो हो गई एक तरफा, क्योंकि मद्दे मुकाबिल है कोई नहीं और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो मैदान में थी। जो कार्रवाई हुई उस कार्रवाई के दौरान 220 वोटों के मुकाबले में 220 वोट जो हैं वो मरीम नवाज़ साहिबा को मिले और वो नई वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई। और जो दूसरे थे तहरीक इंसाफ के यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो रहनुमा आफ्ताब साहब, वो चूँकि मैदान में थे ही नहीं, लिहाजा उनको 0 वोट मिला। तो आज ईवान जो था वो सिर्फ हुकूमत ही थी, ऑपोजिशन वहाँ पर थी ही नहीं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ जो इनकी एग्ज़िट स्ट्रेटजी है, सॉरी माजरत चाहता हूँ, ये जो इनका जो बाहर जाना है तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, वो कितनी अच्छी हिकमत अमली थी। मेरे नज़दीक वो अच्छी हिकमत अमली इसलिए नहीं थी कि वो मैदान छोड़ के ना जाते, जो भी एहतजाज था, जो भी मामला था, वो वहाँ पर उसको फेस करते, फाइट से मतलब फिजिकल फाइट नहीं, वो अपना प्रोटेस्ट करते जो भी था, ताकि उनकी प्रेजेंस जो है वो नज़र आती, वहाँ पे पता चलता जो वोटर है उसने वोट दे के इनको भेज दिया है। अब आगे की हिकमत अमली बनाना, उसको मौसर तरीके से चलाना और उससे नताइज अखज़ करना, वो अब इनके ज़िम्मे है। तो बहरहाल आज तो उन्होंने मैदान ही छोड़ दिया। मेरे नज़दीक आज की ये उनकी जो हिकमत अमली थी वो कोई इतनी मौसर हिकमत अमली नहीं थी। बहरहाल इसके अंदर मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उसको एक फ़ायदा हुआ, उनको एक नुकसान हुआ। जो उनको फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि उनको मैदान खुला मिल गया। 80 मिनट पर मुहित 1 घंटा और 20 मिनट उनकी तकरीर थी और उन्होंने खुल के अपनी बात की और बड़ी जोशीली तकरीर थी, पुरअज़्म नज़र आई और एजेंडा जो है वो उनका बहुत लंबा है। मैं तकरीर के ऊपर आता हूँ। जो एजेंडा उन्होंने बताया है वो बहुत लंबा है। एजेंडे को अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, जो मरीम नवाज़ साहिबा ने अपना पेश किया उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वो होता है जो हर हुकूमत करती है, जब भी हुकूमत बदलती है, नई हुकूमत आती है और नया वज़ीर आज़म या वज़ीर आला वो आता है, तो वो आकर इस चीज़ के ऊपर ज़रूर बात करता है कि जो गिवन सिस्टम है यानी एजुकेशन का, हेल्थ का और दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं, इनको मज़ीद बेहतर करने की बात करता है और इनमें इनोवेशन लाने की बात करता है। वो आज मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से की गई। ये तो एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा वो होता है जो इनोवेशन होती है कि अब जो नया बंदा मुंतखब हुआ है वो नई चीज़ें कौन सी लाएगा। नई चीज़ों को याद रखिएगा, नई चीज़ें आने से 2-3 फ़वाइद होते हैं। एक, मार्केट वसी होती है, 2, लोगों को जॉब्स मिलती हैं और 3, इकॉनमी का पहिया जो है वो मज़ीद तेज़ी से आगे चलता है। तो ये जो इनोवेशन होती है यानी कि नई चीज़ों को लेके सामने आना, वो बड़ा मुफीद होता है आपकी मईशत के लिए, पब्लिक के लिए और सहूलियात के एतबार से, दोनों एतबार से। अब मरीम नवाज़ साहिबा ने जो बातें की उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहले तो मैं वो बात कर दूँ जो उनको चीज़ों को जो बेहतर बनाने की बात उन्होंने की, उसमें तालीमी इदारे हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हैं और इसके अलावा जॉब्स हैं और इसके अलावा
और भी हेल्थ का सेक्टर हो गया, उसको बेहतर बनाने की बात की। तो इसके अलावा सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मज़ीद बढ़ाने की बात की, मेट्रोज़ को चलाने की बात की, यानी लोगों को सहूलियात जो हैं। लाहौर के अंदर पूरे लाहौर को वाईफाई फ्री देने का भी उन्होंने ऐलान किया। जो अब आते हैं उनकी इनोवेशन की तरफ, जो इनोवेटिव चीज़ें वो करना चाह रही हैं जो पहले से नहीं थी, लेकिन अब वो उसका आगाज़ करना चाहती हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी, उन्होंने बल्कि उसको टाइमलाइन भी दे दी, वो है कि अगले 12 हफ्तों के अंदर वो एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ करने जा रही हैं। सियासतदान जो होता है, जब वो हुक्मरान होता है, अपोजिशन की बातें अलग होती हैं, और जब हुक्मरान अपने दौरे हुक्मरानी में अगर टाइम फ्रेम देना शुरू कर देता है तो फिर उसका मुहासबा जो है वो बड़ा सख्त हो जाता है। तो अब इन्होंने 12 हफ्तों की टाइमलाइन दे दी, मीडिया इनको याद करवाता रहेगा और हम भी इनको याद करवाते रहेंगे, और हम दुआ गो भी हैं कि खुदा करे ये हो जाए, क्योंकि ये आम पब्लिक के लिए एक फैसिलिटी है, एक ज़रूरत है जो मौजूद नहीं है। अगर वो हो जाएगी, पता नहीं कितने ज़रूरतमंद लोगों को उससे फ़ायदा होगा, और खुदा करे ये हो जाए, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। फिर इससे भी जॉब्स ऑब्वियसली क्रिएट होती हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो बात की इनोवेशन की, वो है ये आपका IT सिटीज़। पाकिस्तान के अंदर अभी एक भी IT सिटी नहीं है। उनका ये दावा है कि वो अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान एट द लीस्ट 5 IT सिटीज़ जो हैं वो बनाकर जाएंगी। ये उनका अज़्म है। अगर वो इसमें कामयाब हो गई तो ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। उसकी वजह यह है कि उससे फिर न सिर्फ लोगों को हुनर मिलेगा बल्कि जॉब्स भी मिलेंगी। यानी जब ये सेटअप बनेगा तो उससे जॉब्स प्रोड्यूस होंगी, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी जॉब्स मिलेंगी, और कम पढ़े लिखे हैं उनको भी किसी और कैपेसिटी में जॉब मिलेगी। तो यानी इससे जॉब क्रिएशन होगी। अगर 5 सिटीज़ ऐसे बनते हैं IT सिटीज़, तो ये फ़ायदा होगा। और दूसरा, जिन लोगों को वहाँ पे तालीम मिलेगी, जिनको हुनर मिलेगा, वो फिर फ्रीलांसिंग के थ्रू या IT के किसी और डिपार्टमेंट में कई मकामात पर उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगी। आजकल दुनिया जा ही IT की तरफ रही है, बल्कि दुनिया तो जा चुकी है। हमारे यहाँ भी उतनी उस हद तक नहीं गई, लेकिन अगर वो इस तरफ जाती हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा नौजवानों को रोज़गार के मद में, और इसके अलावा तरबियत, इसकी तालीम की मद में, और फिर इदारों के कायम होने से, या ये जो सेफ्टी प्रोजेक्ट्स हैं जो IT सिटीज़ के, वो खुद इटसेल्फ जॉब क्रिएशन की एक वजह होते हैं। इसके अलावा एक और बात जो उन्होंने की, अगरचे वो, मैं उसको इनोवेशन तो नहीं कहता, बट एक एग्जिस्टिंग चीज़ को उन्होंने मॉडिफाई करने की बात की, वो है कि ये नर्सिस जो हैं, नर्सिस का जो शोबा है उसको वो खुसूसी तवज्जो देंगी। और खुसूसी तवज्जो में ये है कि उनकी तरबियत और उनकी जो तालीम का है निज़ाम, उसको बेहतर किया जाएगा, और उनका मेयार और ज़्यादा बेहतर करके, यानी पाकिस्तान के अंदर भी इनकी ज़रूरत है और पाकिस्तान से बाहर भी ज़रूरत है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, उसको वो कैश करना चाहती हैं। और उनका फार्मूला ये है कि इनको इंटरनेशनल लेवल की जो तरबियत है या तालीम है, या जो एक रिक्वायर्ड लेवल है, उस तक ले जाकर इनको न सिर्फ यहाँ पे जॉब दी जाएगी बल्कि इनको बाहर भी भेजा जाएगा। अब बाहर अगर जाती हैं, हमारी नर्सेज जाएँ या कोई भी आदमी जाए, तो वो रेमिटेंसेस का, उसकी अपनी ज़िंदगी तो बेहतर होती ही है, उसकी फैमिली की, उसकी नस्लों की, लेकिन उसके साथ साथ मुल्क को भी फ़ायदा होता है रेमिटेंस की मद में। तो ये भी एक उनका अच्छा स्टेप होगा। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं, और उनका एजेंडा तो बहुत लंबा था, क्योंकि मैंने आपको अर्ज़ किया कि 80 मिनट की तकरीर थी, और वो भी उन्होंने बड़ी स्पीड में की। उसके बावजूद तो कुछ 40-50 काम ऐसे हैं। हम दुआ करते हैं जो भी हुक्मरान हो, मरीम नवाज़ हो, इमरान खान हो, KP के अंदर PTI की हुकूमत बनेगी, वो हो, जो भी हो, ऐसा निज़ाम बनाएं, ऐसे काम करें जिससे पब्लिक को फैसिलिटी मिले, क्योंकि पब्लिक इस वक्त सफ़र कर रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये अंग्रेज़ी वाला सफ़र है, उर्दू वाला नहीं। वो सफ़र कर रही है, तो उनको उनकी मिजरीज़ को, उनकी तकालीफ़ को, उनकी जो प्लाइट है उसको कम करने के लिए इक़दाम करें, ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो, जो कि बहुत मुश्किल हो चुकी है। बिजली के हवाले से उन्होंने बात की, उस पर उन्होंने वादा कोई नहीं किया। उन्होंने कहा जी कोशिश ज़रूर करेंगे, इदराक उनको है। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन उनको कम करने की कोशिश करेंगे। हम फिर दुआ गो हैं, अल्लाह करेगी बिजली के बिल कम हो, और बिजली जो है वो बिजली बन के आवाम के सरों पर ना गिरे। तो ये कुछ चीदा पॉइंट्स थे उनकी तकरीर के। इस पर मजीद भी बात करते रहेंगे। एक और चीज़ थी वो अपोजिशन के हवाले से, उन्होंने उनको अपोजिशन को बड़े अच्छे अंदाज से मुखातिब भी किया, अगर जो वहाँ मौजूद नहीं थी, और इन्होंने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया कि काश वो यहाँ मौजूद होते, और वो जो शोर शराबा होता है, जो जमहूरियत का हुस्न है वगैरह वगैरह, ये मेरा ख्याल है लफाजी थी। अगर वो यहाँ मौजूद होते तो मरीम साहिबा का ये खिताब शायद इस अंदाज में हो ना सकता। तो ये, इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ उन लोगों की वज़ीर आला नहीं हूँ जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं बल्कि उनकी भी वज़ीर आला हूँ जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। ये एक अच्छा स्टेप है, और आमतौर पर तकरीर में ऐसा ही होता है। इमरान खान साहब की आप तकरीर देख लें, जो उनको जब यकीन हो गया, जो विक्ट्री स्पीच जब उन्होंने की, उसकी भी हमेशा तारीफ़ हुई थी, बड़ी ज़बरदस्त पजीराई मिली उनको। अगरचे वो सूरत हाल आगे उस तरह लेके चल ना सके,
वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी तकरीर की पजीराई हुई थी, तो आज इनकी तकरीर की भी पजीराई हो रही है। जहाँ तक ईवान के अंदर तकरीर का मामला है, इमरान खान साहब ने जो पहली तकरीर की थी अपनी बतौर वज़ीर आज़म, यानी उनका जब उन्होंने वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए थे, उसके बाद उनकी तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा इस कदर ज़्यादा था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। और आपको याद होगा वो सीन भी कि उनको वो एयरफोन लगाने पड़े कानों में, और फिर उनकी पार्टी के लोगों को उनके गिर्द इकट्ठा होना पड़ा। शोर शराबा बहुत ज़्यादा था, इंतहाई जज्बाती तकरीर खान साहब ने की। अपोजिशन ने उनको प्रोवोक किया और वो प्रोवोक हो भी गए थे। जो एजेंडा, जो चीज़ें वो बताना चाहते थे, शायद वो उससे स्लिप होकर किसी और तरफ चले गए थे। तो बहरहाल मरीम नवाज़ के लिए आज ये अपॉर्चुनिटी बन गई कि उनको ऐसे किसी एहतजाज का सामना नहीं करना पड़ा, और बड़े रिलैक्स होकर, बड़े अच्छे विविड अंदाज में, बड़े अच्छे मूड में उन्होंने जो भी अपना एजेंडा था, और इतनी लंबी तकरीर उन्होंने की, तो ये उनका प्लस है, जो कि मेरे नज़दीक अपोजिशन जो ऐवान छोड़ के चली गई, मैदान खुला छोड़ के चली गई, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनको देखा जाए, उनके लिए ये मेरे ख्याल में नेगेटिव था, उनको फाइट करनी चाहिए थी। बहरहाल आगे भी है मरीम नवाज़ का। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इस अपोजिशन और अपनी कारकर्दगी, इसके दरमियान से उनको रास्ता निकालना पड़ेगा कि कारकर्दगी दिखाने के लिए इनको वो कैसे कंट्रोल करती हैं। उसके दो ही तरीके हैं, एक है लड़ झगड़ के, और दूसरा तरीका ये है कि उनके साथ बैठ के बात करके वो कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करती हैं और कैसे आगे बढ़ती हैं। क्योंकि ये मरीम साहिबा डिलीवरी देना चाहेंगी कि जो उनका एजेंडा है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, लेकिन अपोजिशन जो उनको तस्लीम ही नहीं करती, वो उनको कैसे, किस तरह डिलीवरी देने देगी? तो वो तो रुकावटें डालेगी। तो ये मरीम साहिबा की लीडरशिप का और उनके सब्र का और उनकी जो फहम है, उसकी फरासत है उनकी, उसका ये टेस्ट होगा कि वो इसको कैसे इसके अंदर से दरमियानी रास्ता निकाल के अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती हैं। अदरवाइज अगर मरीम डिलीवर ना कर सकी, ये नून लीग के लिए एक बड़ा सख्त टाइम है। अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन वो एक सख्त वाले इम्तहान की शक्ल में है। अगर डिलीवरी ना दे सके तो फिर नून लीग का क्या असर होगा और क्या बनेगा, वो मेरा ख्याल है किसी से ढका छुपा नहीं है। वो इस इलेक्शन के अंदर भी उसकी सूरत हाल कुछ वाज़ेह हुई है, मजीद आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। आते हैं दूसरी खबर की जानिब। सदर आरिफ अलवी साहब को 4 दिन कबल समरी भिजवाई गई, और वो समरी थी नेशनल असम्बली का इजलास बुलाने के लिए। आइन ये कहता है कि इलेक्शन डे से 21 दिन के अंदर अंदर, इलेक्शन डे के बाद 21 दिन के अंदर नेशनल असम्बली का इजलास बुलाकर आगे हुकूमत साजी का जो अमल होता है उसको शुरू किया जाए। लेकिन सदर मुमलिकत 4 दिन समरी लेके बैठे रहे, कोई मुकम्मल खामोशी, कोई जवाब नहीं आया। आज खबर आई कि उन्होंने उस समरी के ऊपर एतराज़ लगा के वज़ीर आज़म को वापस भिजवा दी है, वज़ीर आज़म ऑफिस को। तो एतराज़ उनका क्या था? उनका एतराज़ ये था कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक नेशनल असम्बली का इजलास तलब ना किया जाए। अब ये मेथड है, इसके अंदर ये अगर इसको मैडनेस कहा जाए तो इसमें मेथड क्या है? मेथड इसमें यह है कि एग्जिट स्ट्रैटेजी जो होती है ना, वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराइल में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। अब आरिफ अलवी साहब की इनिंग्स एंड हो रही है, एंड के ऊपर पीछे भी वो बहुत सारी जगहों पर कोशिशें करते रहे। कभी इदारों को राज़ी करते थे, कभी हुकूमत वालों को, कभी इमरान खान को, कभी अपनी पार्टी को। तो यानी एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल का उनको सामना रहा, और हर सदर को रहता है। तो बहरहाल कभी किसी को राज़ी करते, कभी किसी को। अब आ गया था एंड के ऊपर उन्होंने वो रास्ता इख्तियार किया, वो स्ट्रेटेजी इख्तियार की जो कि उनकी पीटीआई यानी उनकी जमात, उनके लीडर, उनका वर्कर वो चाहते थे। अब ये एग्जिट स्ट्रेटेजी में इसको इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बाद इनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, नए सदर आ जाएंगे, और ये मेरा ख्याल है गलबन ये आखिरी काम था। आगे हल्फ वाला मामला आएगा, वो देखना होगा। बहरहाल जाते जाते उन्होंने उसी चीज़ को बुनियाद बनाकर इजलास कॉल नहीं किया जो पीटीआई कह रही है, यानी कि ये जाली असम्बली है, ये दुरुस्त नहीं है, मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही। तो सदर साहब भी जाके रिटायरमेंट के बाद यही कहेंगे कि देखें जी, मैंने आपके मौक़िफ़ की तायीद की थी और मैंने इजलास नहीं बुलाया था। तो मेरा ख्याल है ये एग्जिट स्ट्रेटेजी है। और एग्जिट स्ट्रेटेजी होती क्या है? एग्जिट स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप किसी मकाम पर, किसी ओहदे पर, किसी जगह पर, जो भी आपका मकाम मर्तबा हो, आपने वहाँ पर काम किया या रहे, तो वहाँ से जाने के बाद आपको कैसे याद रखा जाएगा, वो आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी होती है। तो आज सदर आरिफ अलवी साहब ने वो आश्कार कर दी अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी। पीटीआई की तीसरी खबर, पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का जो मामला है उसके ऊपर दरख्वास्त कई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मुतालबा किया गया कि भाई उनको भी जो मखसूस नशिस्तें उनकी बनती हैं कोटे के मुताबिक, रेशो के मुताबिक, वो उनको दी जाएँ। तो इसके ऊपर अब उनकी जो दरख्वास्त है उस पर कल समाअत होगी इलेक्शन कमीशन में, और 5 रुकनी बेंच जो है उसकी समाअत करेगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छा पहलू जो है वो ये है कि इसकी समाअत ओपन कैमरा होगी। ओपन कैमरा का मतलब यहाँ ये है कि वहाँ मीडिया मौजूद होगा। अगर वो ओपन कैमरा ना होती, मीडिया ना होता, तो फिर खबरें आती लेकिन ज़राए से आती। अब चूँकि वहाँ पर मौजूद होंगे सहाफ़ी और मुख्तलिफ़ ख़यालात के मालिक होते हैं सहाफ़ी भी, तो वो रिपोर्ट्स पूरी की पूरी बाहर आएगी। तो उम्मीद ये की जाती है कि क्रिस्टल क्लियर तरीके से वो मामला हैंडल होगा, सेटल होगा, और उसके बाद जनाब
वो ये फैसला हो जाएगा कि इनको सीटें मिलनी हैं या नहीं मिलनी। तो आज के लिए इतना ही। ये आज की 3 खबरें थी, मैंने आपके सामने सारी डिटेल रख दी। अगले वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।